हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अंकित सिंह पवार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 14 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पे, जहां हम आज क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू एनसीईआरटी। यहाँ मैंने दो हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला है येलो हाइलाइटर, जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चन पेपर में। वही रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। वक्त गंवाए बिना स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखें एंड अब स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। When a haloalkane with a beta hydrogen atom is heated with alcoholic sodium solution of potassium hydroxide, there is a elimination of hydrogen from beta carbon and halogen from the alpha carbon। यानी जब भी किसी भी हेलो एल्केन को जिसमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसको एल्कोहलिक KOH यानी एल्कोएच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में हम हीट करते हैं, तो उससे हमें एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोवाइड होता है। यानी एलिमिनेशन रिएक्शन हम देखते हैं यहाँ पे, जिसमें क्या होता है कि जो एलिमिनेशन होता है वो बीटा कार्बन के बीटा हाइड्रोजन से होता है एंड यहाँ से एल्कीन फॉर्मेशन होता है, फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन फॉर्मेशन होता है। देखिए अब मैं आपको यहाँ से समझा दूँ कि अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन क्या होता है। देखिए जिस भी देखिए किसी भी कार्बन चेन में यदि किसी भी कार्बन पे जो मेन फंक्शनल ग्रुप है यानी जो फंक्शनल ग्रुप है या जिसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसको कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है तो उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। या अब यहाँ पे बीटा कार्बन की बात कर लीजिए, तो जो अल्फा कार्बन के बगल का जो कार्बन होता है उसे हम बीटा कार्बन कहते हैं और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसे हम बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। देखिए यहाँ पे एल्कीन फॉर्मेशन होता है, सिंस बीटा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ इसलिए इसे बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। अब एक साइंटिस्ट है सेटजेप, जिन्होंने एक रूल दिया था कि in dehydrohalogenation reaction the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atom। यानी उस देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्किन, जो भी एल्किन वो मतलब जो एल्किन बनेगा उस एल्किन जिस एल्किन में एल्काइल ग्रुप ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। यानी मान लीजिए जैसे टू ब्रोमोपेंटीन का हम यहाँ पे ट्री हाइड्रोहेलोजिनेशन करवा तो पेंट 2 इन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, वहीं पेंट 1 इन माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि पेंट 1 इन में कम एल्काइल ग्रुप अटैच है एज कम्पेयर टू पेंट 2 इन। अब यहाँ पे एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन की बात कर लीजिए। देखिए जो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है वो कंपटीशन होता है, ऐसे कंपटीशन होता है जिसमें जो भी रेस होती है जिसमें जो फास्टेस्ट दौड़ेगा वही विजेता होगा। मान लीजिए देखिए कोई भी एल्काइल हैलाइड है जिसमें बीटा हाइड्रोजन एटम होता है, ये कोई भी एल्काइल हैलाइड है जिसमें बीटा हाइड्रोजन एटम है, वो बेस से रिएक्ट करेगा तो वहाँ से 2 रूट वो फॉलो कर सकता है, पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन। तो यहाँ बात करते देखिए जो भी यहाँ एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन क्या फॉलो करेगा ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड पे या न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ और साइज पे या रिएक्शन कंडीशन पे, या तीनों कंडीशन पे ही डिपेंड करेगा। अब बात कर लेते हैं जैसे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड प्रीफर करेगा SN2 रिएक्शन एंड सेकेंडरी हैलाइड, यहाँ पे जो सेकेंडरी हैलाइड होता है वो SN2 रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन प्रीफर करेगा। वो डिपेंड करेगा क्या वो SN2 रिएक्शन लेगा या एलिमिनेशन रिएक्शन, ये डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ या साइज ऑफ बेस न्यूक्लियर, स्ट्रेंथ ऑफ बेस या न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पे। वहीं कभी टर्चरी हैलाइड की बात कर ले तो वो SN1 रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। ये डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी यहाँ कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल है उसकी पर डिपेंड करेगा कि एलिमिनेशन होगा या SN1। अब यही बात करते हैं, देखिए रिएक्शन विथ मेटल्स रिएक्शन। देखिए मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स या आयोडाइड्स ये रिएक्ट करती है सर्टेन मेटल्स से टू गिव कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड, यानी कार्बन मेटल बॉन्ड्स बनाते हैं ब्रोमाइड्स ऑर्गेन या क्लोराइड्स, तो इनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जो सबसे फेमस ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है उसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, जिस ग्रिग्नार्ड ने 1900 में, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1900 में दिया था, फॉर्मुलेट किया था। उन्होंने रिएक्शन करवाया था हेलो एल्केन का विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ड्राई ईथर से रिएक्शन करवाया तो वहाँ से यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होता है। अब देखिए जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है एंड वो किसी भी सोर्स से रिएक्ट कर लेगा जो प्रोटोन देगा, जो एनी सोर्स जो कि प्रोटोन दे सकता है उससे वो रिएक्ट कर सकता है। यानी इसी के कारण, इसकी रिएक्टिविटी हाई होने के कारण
इसे वाटर, इसमें ट्रेस अमाउंट ऑफ वाटर भी नहीं रखा जाता, मतलब ट्रेस अमाउंट ऑफ वाटर भी अवॉइड कर दिया जाता है। इसलिए जो रिएक्शन होता है ईथर मीडियम लिया जाता है ताकि उसकी रिएक्टिविटी कंट्रोल रहे। एंड या ये मेथड एक्चुअली RMGX का यानी ग्रीनहाउस रिएजेंट का फॉर्मेशन एक तरह से रिएक्शन हमें हेलाइड्स को हाइड्रोकार्बन बनाने में भी हेल्पफुल करता है। अब बात आ जाती है वुड्स रिएक्शन की। देखिए एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं सोडियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो उससे हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन होता है और जितना नंबर ऑफ कार्बन एल्काइल हैलाइड में थे उससे डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हाइड्रोकार्बन जो फॉर्म होता है प्रोडक्ट उसमें होंगे। अब यही बात करते हैं देखिए रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स में, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहले आता है। देखिए जो भी एराइल हैलाइड होते हैं वो एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसका कारण होता है पहला रेजोनेंस इफेक्ट के कारण, क्योंकि जो हेलो एरिन्स होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, जैसे जो भी हेलोजन एरिन्स है उसमें कोई हेलोजन एटम, उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो कंजुगेशन में होते हैं विथ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जो भी बेंजीन रिंग उसमें प्रेजेंट होती है, जिस बेंजीन रिंग से हेलोजन जुड़ा है उसके साथ वो कंजुगेशन में होता है। अब जो पाई कैरेक्टर है वो एक्चुअली जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है इसके कारण। अब पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया यानी उसको तोड़ना, उसका क्लीवेज मुश्किल हो जाता है। इसी के कारण यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेस रिएक्टिव होता है, यानी जो भी येलो एरिन होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए लेस रिएक्टिव होती है। दूसरा कारण डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड, यानी मान लीजिए अब जो हेलो एल्केन्स होते हैं, हेलो एल्केन्स के से जो कार्बन जोड़ा, मान लीजिए जो स्ट्रेट चेन हेलो एल्केन्स उनमें कार्बन एटम और हेलोजन का जो sp3, ये एक्चुअली sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से हेलोजन जुड़ता है। वहीं हेलो एरिन में यही हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा होता है। इसके कारण यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो sp2 जो हाइब्रिड कार्बन होता है वो ज़्यादा टाइटली बाउंड होता है और इसी के कारण जो भी इस रिएक्टिविटी हो लेस हो जाती है। तीसरा है जो भी फिनाइल केटाइन बनता है हेलो एरिन में, मान लीजिए कभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ तो केटाइन फॉर्मेशन भी होना लाजमी है। अब फिनाइल केटाइन बना वो बहुत अनस्टेबल होता है, इसके कारण भी। और चौथा कि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण न्यूक्लियोफाइल थोड़ा लेस अटैक, मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी अटैक करने की वो थोड़ी कम हो जाती है। अब बात आ जाती है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखिए कोई भी एल्काइल हैलाइड है, ये क्लोरोबेंजीन, मान लीजिए क्लोरोबेंजीन को हम फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग इट विद, मतलब इसको हीट कर दिया गया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट ए टेम्परेचर 623 केल्विन एंड प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर, यानी यहाँ पे 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर लिया, जिससे हम क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कभी यहाँ ही कोई विड्रोल, यहाँ मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होगा लाइक नाइट्रो ग्रुप, कभी उसकी प्रेजेंस और तो यहाँ पेरा पोजीशन पे है तो वो रिएक्टिविटी बढ़ा देगा हेलो एरिन की। मान लीजिए पेरा पर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, पेरा क्लोरोबेंजीन है, तो वहाँ पर NaOH के साथ देखिए 443 केल्विन पे ही काम हो जाता है। एंड यहाँ पे कभी ऑर्थो पेरा दोनों पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है तो लगभग 368 केल्विन पे काम हो जाता है। और कभी 246 यानी सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स, मान लीजिए सेकंड, फोर्थ और सिक्स पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है क्लोरोबेंजीन के, तो वहाँ पर सिर्फ गर्म पानी में ही रिएक्शन फैसिलिटेट हो सकता है, मतलब इतनी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है क्लोरोबेंजीन, मतलब जो भी एल्काइल हैलाइड है। देखिए जो भी नाइट्रो ग्रुप है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लाइक नाइट्रो ग्रुप है, तो इसका इफेक्ट ऑर्थो पेरा पोजीशन पर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेटा पोजीशन पे ये अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाते। अब यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि कैन यू थिंक वाई डज NO2 ग्रुप शो इट्स इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन एंड नॉट एट मेटा पोजीशन। देखिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो लाजमी है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, एनायन बनेगा। अब जो कार्बन एनायन है उसके मान लीजिए जो भी ऑर्थो या पेरा पोजीशन होती है वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अब जो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लाइक NO2 कभी वो ऑर्थो या पेरा पोजीशन पे जुड़ा है तो वो उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने में मदद कर देता है। बट यदि नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पर प्रेजेंट है और ये कार्बेनाइन कभी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो कार्बेनाइन बनेगा यहाँ, और ये कार्बेनाइन ऑर्थोपेरा पोजीशन पे ही नेगेटिव चार्ज देगा, फिर भी भले वो नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगा हो। अब ये जो नाइट्रो ग्रुप है इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर पाता, ये उसको इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता। इसी के कारण जो नाइट्रो ग्रुप होता है, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होता है, वो ऑर्थो या पेरा पोजीशन पर ज़्यादा इफेक्ट शो कर पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर लीजिए। देखिए जो भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होते हैं बेंजीन सच एज हेलोजिनेशन,
नाइट्रेशन, सल्फोनेशन या फिर कार्ब रिएक्शन, ये सब ऑर्थोपेरा सब्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पे जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होगा। एंड जो रेजोनेंस होता है, देखिए यहाँ पे ऑर्थोपेरा क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थोपेरा पोजीशन पे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेटा पोजीशन। अब जैसे हेलोजिनेशन की बात करते हैं तो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमने क्लोरीन से करवाया एनहाइड्रस ApCl3 के प्रेजेंस में, तो ऑर्थो और पेरा दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं। ओरो एंड नाइट्रेशन में भी, यहाँ पे भी देखिए नाइट्रेशन में भी क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमने HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में करवाया, तो ऑर्थो और पेरा दोनों ही प्रोडक्ट बने, जिसमें पेरा मेजर प्रोडक्ट बनता है। वहीं सल्फोनेशन की बात करते हैं तो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमने कंसनट्रेट H2SO4 से करवाया, तो वहाँ पे भी देखिए ऑर्थो और पेरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, जिसमें मेजर प्रोडक्ट बनता है पेरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट। अब यही बात कर लेते हैं, देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की, तो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमने एल्काइल हैलाइड से करवाया एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ऑर्थो और पेरा दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें पेरा प्रोडक्ट यहाँ पर भी मेजर प्रोडक्ट बनता है। वहीं क्लोरोबेंजीन की बात कर ली जाए तो एसाइल क्लोराइड से करवाया रिएक्शन, तो यहाँ पर भी ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर रिएक्शन करवाया एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो वहाँ पर पेरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट लाइक 4-क्लोरोएसिटोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फिर भी ऑर्थो पेरा पोजीशन पे ज़्यादा इलेक्ट्रोफेरिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्यों शो कर पा रहा है। देखिए जो क्लोरोबेंजीन है जिसमें जो क्लोरीन होता है वो एक्चुअली उसका इंडक्टिव माइनस आई इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, तो उससे क्या होता है जो इंटरमीडिएट होता है कार्बन कैटायन उसकी स्टेबिलिटी डिस्टेबलाइज हो जाती। वहीं यही हेलोजन थ्रू रेजोनेंस कार्बन कैटायन को स्टेबलाइज करने का भी काम करता है। अब मान लीजिए जो ऑर्थो पेरा पोजीशन है वहाँ पे और रेजोनेंस ग्रुप है, वो जो रेजोनेंस इफेक्ट है उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसका ओवरऑल रेजोनेंस से ज़्यादा इफेक्ट होता है इन प्रेजेंस इन हेलोजन्स में माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा प्रोनाउंस होता है एज कम्पेयर टू रेजोनेंस। फिर भी ऑर्थो पेरा पोजीशन पे रेजोनेंस का इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। इसके कारण ये जो ऑर्थो पेरा पोजीशन होती है उस पर रेजोनेंस ज़्यादा डोमिनेट कर पाता है। इसके कारण जो भी हेलोजन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के बावजूद भी ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग हो पाते हैं। अब यही बात करते थे कि रिएक्शन विद मेटल, मान लीजिए वुड्स-फिट, ये सबसे पहला आता है वुड्स-फिटिक रिएक्शन, यानी मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड का एंड एराइल हैलाइड का रिएक्शन हम विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करवाते हैं, तो यहाँ पर हमें एल्काइल एरीन एज ए प्रोडक्ट मिलता है। वहीं फिटिक रिएक्शन में कभी दो एराइल हैलाइड का रिएक्शन हमने एक साथ करवाया, जैसे क्लोरोबेंजीन है तो उसका रिएक्शन हमने क्लोरोबेंजीन से करवाया विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो यहाँ पे डाइफिनाइल कंपाउंड्स बनते हैं। अब यहाँ से आ जाता है नया टॉपिक पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में देखिए क्या होते हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन हेलोजन एटम आर यूजुअली रिफर टू एज पॉलीहेलोजन कंपाउंड, यानी वो कार्बन कंपाउंड जिनमें एक से ज़्यादा हेलोजन प्रेजेंट होते हैं उन्हें पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। ये बहुत यूजफुल होते हैं इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में। सबसे पहला कंपाउंड आता है डाइक्लोरोमिथाइल या मिथाइलिन क्लोराइड। देखिए जो भी डाइक्लोरोमिथाइन होगा वो वाइडली यूज होता है एज ए सोलवेंट, एज ए पेंट रिमूवर और एज ए प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स में वाइडली यूज होता है, एंड एज ए प्रोसेस सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स ये यूज होता है। एंड मान लीजिए देखिए ये हार्म करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हार्म कर देता है। एंड इसके हायर लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड एयर में डिजीनेस कॉज कर देते हैं। अब इसके कारण क्या होता है, देखिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद आइज इसका बर्न कर देते हैं कॉर्निया को। एंड देखिए जो भी क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म में क्या होता है कि द प्रोडक्शन ऑफ ये यूज़ होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रीओन रेफ्रिजरेंट की। प्रीवियसली ये यूज़ होता था एज ए एनेस्थेटिक इन सर्जरी, बट अब इसको रिप्लेस कर दिया गया बाय नॉन टॉक्सिक लेस टॉक्सिक ईथर से। अब जो क्लोरोफॉर्म होता है एक्चुअली स्लोली ऑक्सीडाइज होता है बाय एयर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस, यानी एक एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम कार्बोनिक क्लोराइड कहते हैं, जिसे कॉमनली हम फॉस्जीन कहते हैं। सो क्लोरोफॉर्म यहाँ से ये फॉस्जीन में ना कन्वर्ट हो इसके लिए हम इसे डार्क कलर्ड बोतल में कम्प्लीटली फिल रखते हैं एंड इससे के एयर को बाहर ही निकाल देते हैं। एयर यहाँ पे बिल्कुल भी एयर का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। अब यही ट्राई आयोडोमीथेन की बात करते हैं, आयोडोफॉर्म की बात करते हैं, तो देखिए अर्लियर यूज़ होता था एज ए एंटीसेप्टिक। एंड ट्राई टेट्राक्लोरोमीथेन की बात कर लीजिए तो देखिए ये
एज ए रेफ्रिजरेंट या प्रोपेलेंट यूज़ होता है एरोसोल कैंस में, एंड एज ए फायर एक्सटिंग्यूशर यूज़ होता है प्रेजेंटली। बट इसका ये कुछ हार्मफुल यूज़ भी कर हार्मफुल कोजेज भी लाइक लीवर कैंसर कोज करता है ह्यूमंस में। वहीं कार्बन टेट्राक्लोराइड रिलीज होता है इन एयर, जो राइज करता है एटमॉस्फेयर, राइजेस एटमॉस्फेयर में राइज होगा और डिप्लीट करता है ओजोन लेयर को। वहीं फ्रियोन्स की बात कर लें, देखिए जो क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड ऑफ मीथेन है या इथेन है, वो कलेक्टिवली उनको हम फ्रियोन्स कहते हैं। अब जो फ्रियोन्स होते हैं इनका फॉर्मूला लाइक CCl2F2 फ्रियोन 12 जो मैन्युफैक्चर होता है फ्रॉम सार्ट्स रिएक्शन। अब जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, देखिए ये भी क्या होता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में अराइज हो जाते हैं जहाँ ये फ्री रेडिकल रिएक्शन करवाते हैं और उसके कारण ये नेचुरल ओजोन बैलेंस को डिप्लीट कर देते हैं। अब लास्ट और फाइनल DDT डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये बहुत इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ होता था पहले। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जो मलेरिया मॉस्किटो जो मॉस्किटो मलेरिया कोज करता था उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड का काम करता था। वहीं एक लाइस होता था जो टाइफस कैरी करता था, उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव यूज़ होता था। बट ओवर द टाइम इसमें टॉक्सिसिटी कोज करने लगा लाइक फिश में और बर्ड्स की पॉपुलेशन में इसके कारण डिप्लीशन आने लगा। इसके कारण यूनाइटेड स्टेट्स ने 1973 में इसे बैन कर दिया, यानी DDT को बैन कर दिया 1973 में। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।